गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स जनरल के स्टूडेंट के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक टाइटल है टैक्सेबल कैपेसिटी यानी करदान क्षमता। जो सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स जनरल के स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट टाइटल कोड है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इस सब्जेक्ट टाइटल के अंतर्गत आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सेबल कैपेसिटी यानी करदान क्षमता। और करदान क्षमता से बहुत सारे प्रश्न आपसे संभवतः आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे ग्रुप बी में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल कैपेसिटी, यानी करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं। फिर आपसे प्रश्न ये किया जा सकता है कि करदान क्षमता के अंतर्गत सापेक्षिक और निरपेक्ष करदान क्षमता के बीच में क्या अंतर है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। आपसे प्रश्न ये भी किया जा सकता है ग्रुप सी में कि करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम एक साधारण शब्दों में ये समझेंगे कि करदान क्षमता क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, सार्वजनिक व्यय के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कोई भी लोक सत्ताधारी यानी पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए खर्च करती है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्च किया जाता है, इसके लिए जो एक रकम है, जो एक अमाउंट है, ये आता कहाँ से। तो इस का संबंध है टैक्स से यानी कर से। यानी कोई भी सरकार वहाँ की जनता के आय के डिफरेंट सोर्स से जो कर का कलेक्शन करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, सो इन विभिन्न रूपों से जो कर का संग्रह होता है, इसी कर को वो सार्वजनिक व्यय के रूप में खर्च करती है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे टैक्सेबल कैपेसिटी यानी करदान क्षमता क्या है। तो साधारण शब्दों में आप ये समझ लें कि न्यायपूर्ण कर व्यवस्था के अंतर्गत करदान क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बिंदु है। कोई भी सरकार अपने उत्पादकता और वहाँ की लोगों की कार्य क्षमता को बिना प्रभावित किए हुए जब देश के कल्याणकारी कार्यों के लिए या आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए कुछ रकम वसूल करती है, तो वो करदान क्षमता के दायरे में आता है। इस संदर्भ में सर जोसिया स्टम्प, फिंडले सिरास आदि अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से करदान क्षमता को प्रभावित किया है, परिभाषित किया है। तो इन सभी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग इसका इस तरह से, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा टैक्सेबल कैपेसिटी से, तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए इस टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं। टैक्सेबल कैपेसिटी यानी ग्रुप बी में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल कैपेसिटी, करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि न्यायपूर्ण कर व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार करदान क्षमता है और एक आदर्श कर प्रणाली में इस सीमा को भुलाया नहीं जा सकता। या ठीक है कि सरकार को जनता पर कर लगाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की एक सीमा है और उस सीमा से आगे बढ़ने पर अर्थव्यवस्था एवं जनजीवन में अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी सरकार जब कर लगाती है तो उसकी एक सीमा तय की जाती है, यानी उस सीमा के अंदर ही अगर कर लगाया जाए तो लोगों को कर देने में भी कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है और सरकार भी कर संग्रह आसानी से कर पाती है और कर व्यवस्था जो है वो न्यायपूर्ण तरीके से हो पाता है। तो करदान क्षमता के अंतर्गत बेसिकली इन्हीं चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। अब आप कुछ डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन में हमेशा याद रखें कि किसी भी टॉपिक पर अगर आप डिस्कस करते हैं और उसका डेफिनेशन देते हैं तो मिनिमम 3 डेफिनेशन जरूर दें। और आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ टिक आउट किया हुआ, जैसे पहला डेफिनेशन आप देख सकते हैं सर जोसिया स्टम्प का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर जोसिया स्टम्प ने कहा है करदान क्षमता कुल उत्पादन में से जनसंख्या को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर रखने के लिए आवश्यक धन को घटाने से प्राप्त शेष है।
इस डेफिनेशन के आधार पर आप एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं करदान क्षमता इज इक्वल टू कुल उत्पादन माइनस जनसंख्या को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर लाने के लिए आवश्यक राशि। तो इस तरह से सर जोसिया स्टम्प ने डेफिनेशन दिया था करदान क्षमता के बारे में। फिर फिंडले शिराज ने कहा था, फिंडले शिराज कहते हैं कि यह करदान यानी करदान क्षमता उत्पत्ति का उस न्यूनतम उपभोग पर प्राधिक्य है जो उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है और यदि लोगों का जीवन स्तर पूर्ववत रहे। फिर कोलिन क्लार्क का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने कहा था कि एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के रूप में डेफिनेशन को प्रस्तुत किए थे और ये कहते हैं करारोपण की आर्थिक सीमा उस समय पहुंच जाती है जबकि किसी देश के समस्त कर उसके राष्ट्रीय आय के 25% से अधिक होने लगे। यानी इन्होंने एक सीमा निर्धारित की थी 25% का, कोलिन क्लार्क ने। तो इस तरह से आप ये 3 डेफिनेशन देने के बाद में आप निष्कर्ष पर भी आप लिख सकते हैं इस तरह से कि इन उपर्युक्त परिभाषाओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि करदान क्षमता किसी देश में राष्ट्रीय आय का वह उचित भाग है जिसका प्रयोग सरकार अपने आय के एक साधन के रूप में देश के रूप में उत्पादन एवं आर्थिक स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आर्थिक विकास की वांछित गति में कोई बाधा डाले बिना कर सकती है। यानी करदान क्षमता को आप सरल शब्दों में इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई भी देश में राष्ट्रीय आय का वह भाग होता है जिसमें सरकार अपनी आय के साधन के रूप में देश में उत्पादन और आर्थिक स्थायित्व यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बिना कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और देश के आर्थिक विकास की गति में बिना कोई बाधा डाले बिना ये जब एक आय संग्रह करती है तो ये करदान क्षमता या टैक्सेबल कैपेसिटी कहलाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी कंटिन्यूटी में ये रहेगा कि निरपेक्ष करदान क्षमता और सापेक्षिक करदान क्षमता के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो आप इसका आंसर इस तरह से देंगे कि निरपेक्ष करदान क्षमता को पूर्ण करदान क्षमता भी कहा जाता है। कुछ विचारकों द्वारा इसे करारोपण की आर्थिक सीमा यानी इकोनॉमिक लिमिट ऑफ टैक्सेशन अथवा मोड़ क्षमता यानी डाइवर्सन कैपेसिटी का भी नाम दिया गया है। सामान्य भाषा में निरपेक्ष करदान क्षमता का अर्थ राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो किसी देश की सरकार उत्पादन और कार्यकुशलता पर अनुचित प्रभाव डाले बिना कर के रूप में ले सकती है। यानी अगर हम एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी की बात करें तो इस करदान क्षमता के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राष्ट्रीय आय का वह भाग जो किसी देश की सरकार अपने उत्पादन और कार्यकुशलता पर बिना कुछ प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कर के रूप में कलेक्शन कर लेती है, तो यह होता है निरपेक्ष करदान क्षमता। इस संदर्भ में कुछ डेफिनेशन भी है, मैंने टिक आउट किया आपके सुविधा के लिए। जैसे कि पहला डेफिनेशन सर जोसिया स्टम्प, जो आप पहले भी देख चुके हैं। सर जोसिया स्टम्प ने कहा है कि करदान क्षमता कुल उत्पादन में से जनसंख्या को न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर पर रखने के लिए आवश्यक धन को घटाने से प्राप्त शेष है। इसको आप एक इक्वेशन के रूप में भी दिखला सकते हैं कि करदान क्षमता इज इक्वल टू कुल उत्पादन माइनस जनसंख्या के न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के लिए आवश्यक राशि। फिर आप देखेंगे फिंडले सिराज ने कहा है कि करदान क्षमता को उस अधिकतम सीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे किसी देश के नागरिक असहनीय दुख का अनुभव किए बिना सरकार के व्ययों के लिए दे सकते हैं। उनको और स्पष्ट करते हुए फिंडले सिराज ने लिखा है कि यह यानी करदान क्षमता उत्पत्ति का उस न्यूनतम उपभोग पर आधिक्य है जो उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है और यदि लोगों का जीवन स्तर पूर्ववत रहे। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी की, यानी सापेक्षिक करदान क्षमता क्या है। तो पैराग्राफ चेंज करके आप इस तरह से लिखेंगे, सापेक्षिक करदान क्षमता का अर्थ करदान क्षमता के उस अनुपात से है जिसके अनुसार कर भार को विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों, क्षेत्रों या राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। यानी इस करदान क्षमता के अंतर्गत सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि विभिन्न व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र और राज्य में कर भार किस तरह से विभाजित किए गए हैं। इस संदर्भ में भी कुछ डिफिनेशन है, मैंने 2 डिफिनेशन को टिक आउट किया है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे पहला है फिंडले सिराज, उनके अनुसार है कि सापेक्ष करदान क्षमता यह स्पष्ट करती है
कि एक राज्य में दूसरे राज्य की तुलना में सामूहिक कार्यों के लिए कितना योगदान दें, अथवा कर भार का वितरण एक संघ के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य किस प्रकार किया जाए। फिर डाल्टन ने कहा है कि सापेक्ष करदान क्षमता में यह देखना होता है कि सामान्य व्यय के लिए दो या अधिक समुदायों के लिए किस अनुपात में करारोपण द्वारा अंशदान करना चाहिए। फिर इस तरह से पैराग्राफ चेंज करके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि निरपेक्ष करदान क्षमता में यह मालूम किया जाता है या यह ज्ञात किया जाता है कि समाज पर कुल कितना कर भार डाला जा सकता है। यानी अगर हम एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली यह देखा जाता है कि समाज पर कुल कितना कर भार डाला गया। जबकि सापेक्षिक करदान क्षमता यानी रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों में कर भार को किस प्रकार विभाजित किया गया। तो पहला अंतर तो आपका यही डिफाइन हो गया। फिर आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि निरपेक्ष करदान क्षमता की गणना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि देश में उत्पादन और कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। यानी एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी के अंतर्गत विशेष तौर पर इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि देश के उत्पादन और कार्यकुशलता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जबकि इसके विपरीत अगर हम रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी यानी सापेक्ष करदान क्षमता की बात करें तो उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि कर भार का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो। तो निरपेक्ष और सापेक्षिक करदान क्षमता के तुलनात्मक महत्व पर टिप्पणी करते हुए डाल्टन का स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरा साधारण निष्कर्ष यह है कि सापेक्षिक करदान क्षमता एक वास्तविकता है जिसे उचित रूप से दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन निरपेक्ष करदान क्षमता एक कोरा भ्रम है जिससे भयानक भूल होने की संभावना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने दो टॉपिक कवर किया इसी कंटेंट के अंदर। पहला था कि मीनिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी, करदान क्षमता का अर्थ, और दूसरा क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी के बीच में क्या अंतर है, यानी निरपेक्ष और सापेक्षिक करदान क्षमता के बीच में क्या अंतर है। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और आसानी से इसको लिखने का निरंतर अभ्यास करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट कंटेंट लेकर आऊँगा।